हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे और आज का पहला प्रश्न लेंगे कि जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं। यदि आपका मैथ पोर्शन थोड़ा सा वीक है और आपकी हिंदी, रीजनिंग, जीके ये स्ट्रांग है तो यकीन मानिए आपको परीक्षा में सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो हिंदी को एक बेहतरीन धार दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण। जिस शास्त्र के द्वारा हम शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना सीखते हैं, नियमों की जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है। जिस भी शहर में आप रहते हैं उस शहर का नाम कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक, बी है जातिवाचक, सी है समूहवाचक और डी है भाववाचक। एक बार मोटे तौर पे जो इसकी मुख्य पहचान है उसे समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ का नाम और ऐसी चीज़ का नाम जो अपने आप में एक ही है तो वो हमेशा कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे किसी शहर का नाम, किसी गांव का नाम, किसी क्षेत्र का नाम, इसके साथ साथ किसी व्यक्ति का नाम, किसी मुख्य स्थान का नाम, कोई भी स्थान हो आपका, सभी के नाम किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे, क्योंकि वो स्थान एक ही है, वैसे दो दो स्थान नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगर हम अगला प्रश्न दिया गया है जिसमें कहा गया है कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह क्या है। देखिए इस जो परीक्षा है इसमें आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, विलोम, साथ ही साथ आपके एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति सभी से प्रश्न बनने वाले हैं, तो आप यहाँ पर अच्छे तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बड़े शब्द का अर्थ है या बड़ा शब्द जो है किस रूप में प्रयोग किया गया है, संज्ञा के रूप में, सर्वनाम के रूप में, विशेषण के रूप में या क्रिया विशेषण के रूप में। तो फटाफट से उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संज्ञा के शब्द में। बड़े बड़ाई ना करें मतलब बड़े लोग बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, बड़े बोल ना बोलें। अब देखिए फिर से यहाँ थोड़ा सा व्याख्या देखते हुए चलेंगे। रहीम द्वारा लिखित उपर्युक्त पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। उपर्युक्त पंक्ति में बड़ाई, बोले, बोल बड़े शब्द की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये विशेषण हुए और बड़े शब्द संज्ञा हुआ। तो बड़े की विशेषता कौन बता रहे हैं, जैसे कि बोल ना बोलें और इसके साथ बड़ाई, ये सभी शब्द क्या कर रहे हैं, बड़े शब्द की विशेषता बता रहे हैं, और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो इसीलिए आपका बड़े शब्द क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार द्वार है। मतलब जो द्वार द्वार भटकना है, इस शब्द में जो द्वार द्वार आया है ये है प्रयुक्त द्विरुक्त है, किस चीज़ को प्रकट कर रहा है। ऑप्शन है पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में, बी है अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में, सी है भेद बताने के अर्थ में, डी है समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। द्वार द्वार का अर्थ है यानी प्रत्येक द्वार, सभी द्वार, तो सभी, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में द्वार द्वार शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, अब अगली बार अगर आपका शब्द इस प्रकार बन जाए कि द्विरुक्त शब्दों में जो अर्थ है वह किसके द्योतक है, तो जैसे आपका द्वार द्वार हो गया था वह समग्रता का बोधक था, वैसे ही अगर भाई भाई आ जाए तो वह पारस्परिक संबंध बताएगा। दाने दाने को मोहताज, काले काले बाल, तो दाने दाने, काले काले, इस तरीके का आएगा तो अतिशयता प्रकट करना। नेक्स्ट है रंग रंग के फूल, नए नए खेल, तो ये भेद बता रहे हैं, अलग अलग प्रकार के खेल। एक जाति होने के अर्थ में, जैसे छोटे छोटे तो लड़के, लड़के सभी कैसे हैं, छोटे छोटे, यानी कि सभी लड़के, लड़का जातिवाचक संज्ञा है, और लड़के सभी कैसे हैं, छोटे छोटे, यानी कि सभी लड़के छोटे छोटे हैं, तो जातिवाचक अर्थ में ये आ जाएगा। अभाव के अर्थ में, जैसे छोटी छोटी वस्तु, फीका फीका रंग, ये क्या है कि किसी चीज़ की कमता को दर्शा रहा है, तो अभाव के अर्थ में। निश्चय के अर्थ में आएगा, जाएगा, खाएगा, पिएगा, मतलब ये चीज़ निश्चित होगी, तो यह निश्चितता के अर्थ में। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है संश्लिष्ट, बी है विश्लिष्ट, सी है श्लिष्ट और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विश्लिष्ट। संज्ञाओं के साथ आने वाली जो विभक्तियाँ हैं उनको विश्लिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट कहते हैं। और ये जो प्रश्न है आपके सिर्फ यूपीपी नहीं बल्कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ भी आपके ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो आप चाहे यूपी टेट की, यूपी सुपर टेट की, इसी के साथ साथ आप बीपीएससी की या आप टीजीटी पीजीटी या आप नेट जीआरएफ किसी की भी तैयारी कर रहे हो, ये व्याकरण संबंधी जो प्रश्नोत्तरी है ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समान रूप से कार्य करने वाली है। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, बी है समूहवाचक, सी है जातिवाचक और डी है भाववाचक। अब संज्ञा से प्रश्न कहाँ नहीं बनते हैं? बीपीएससी में भी बनते हैं, एसएससी में भी बनते हैं, यूपीपी में भी बनते हैं, टीजीटी में भी बनते हैं, जीआरएफ में भी बनते हैं, बीपीएससी में भी बनते हैं, सभी में बनते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा जयचंद, तो जयचंद से अर्थ हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि जयचंद तो किसी का नाम है तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए। तो आप ध्यान देंगे कि यदि सिर्फ ये कहा जाता कि महाराजा जयचंद की बात हो रही है तो वे एक व्यक्ति को यहाँ पर निरूपित करता है। जयचंदों की कमी नहीं है, मतलब उनका जो एक विशिष्ट गुण था और उस विशिष्ट गुण को लेकर के प्रत्येक व्यक्ति को जयचंद से संबोधित करना, यानी जो भी उस गुण को प्रदर्शित करता है उस सभी व्यक्ति को जयचंद की कैटेगरी में रखना, ये क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर जो जयचंद शब्द है वह क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक ना होकर के जातिवाचक हो जाएगा। ये यहाँ पर अगर सिर्फ जयचंद की बात की जाती और उनके ही बारे में बताया जाता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता, लेकिन उनके नाम को अब एक उपाधि कह सकते हैं या एक कैटेगरी कह सकते हैं कि उसमें बांट दिया गया है। जो भी व्यक्ति उस तरीके के गुण या कार्य करता है उसको जयचंद की ही श्रेणी में रखा जाता है। तो यह एक जाति को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए है तप, बी है तीर, सी है भरत और डी है चिंता। तो तीर तो आपका क्या हो जाएगा? एक वस्तु है और एक वस्तु है, तीर एक जैसे बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये एक जाति को प्रदर्शित करता है, तो जो कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तप आपका एक क्या हो जाएगा? तप आपका एक प्रकार का कार्य हो जाएगा, जैसे कि तप करना। नेक्स्ट अगर भरत की बात की जाए तो भरत किसी व्यक्ति का नाम है और जिसके नाम पे भारत का नाम पड़ा है, तो भरत किसी व्यक्ति का नाम होने से यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जबकि भाव क्या हो जाएगा? तो चिंता। चिंता का क्या होता है? भाव होता है, जो ना तो दिखती है, ना ही गिनी जा सकती है, ना ही पकड़ी जा सकती है, ना ही तौली जा सकती है। अब जैसे जिसकी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है, वहाँ पर भाववाचक संज्ञा, जैसे आपकी दया, क्रोध, चिंता, ममत्व, मनुष्यता, लड़कपन, ये सभी क्या हो जाएंगे? भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? राष्ट्रीय होगी, राष्ट्रीय होगी, सौराष्ट्र होगी या राष्ट्रीयता होगी? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, राष्ट्रीयता। राष्ट्र से क्या हो जाएगा? राष्ट्रीयता। राष्ट्र की भावना को ही राष्ट्रीयता कहेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सुंदर की भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए है सुंदरता, बी है सौंदर्य, सी है ए और डी है ए और बी दोनों। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सुंदर से आपकी सुंदरता तो बनती ही बनती है, लेकिन यहीं पर सौंदर्य भी आपका सही दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा डी, यानी कि सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? ए और बी दोनों राइट हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है। तो अर्थ के आधार पर कुल 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, हम सभी जानते हैं, और उनमें से जो आज अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, यह किस प्रकार का वाक्य है? क्या आज्ञावाचक है, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है या इच्छा वाचक है? तो यहाँ पर कोई इच्छा प्रकट नहीं हो रही है, प्रश्न कोई पूछा नहीं गया है, आज्ञा तो दी ही नहीं गई है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा निषेधवाचक, क्योंकि नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? जो कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके रूप में किया गया है, यानी कि जो संज्ञा का प्रतिनिधित्व करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है क्रिया के लिए, विशेषण के लिए, संज्ञा शब्द भेद के लिए या सर्वनाम के लिए। तो आप राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वनाम के लिए। सर्वनाम के लिए, यानी कि संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग सर्वनाम के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? श्रोता यानी सुनने वाला, तो सुनने वाला क्या होगा? दूसरा कोई व्यक्ति होगा। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम या उपर्युक्त सभी गलत हैं। तो जो सुनने वाला होगा वो कोई दूसरा व्यक्ति होगा। कैसा होगा?
दूसरा, यानी कि मैं बोलूँगा तो मैं तो बोलूँगा, लेकिन सुनने वाला कोई सामने वाला दूसरा वाला होगा। अच्छा, तो इस तरीके को हम कैसे याद रखेंगे जो हम परीक्षा में कभी गलत ना करें। तो यहाँ पर सुनने वाला दूसरा व्यक्ति होगा और दूसरा जो होगा वह हमेशा मध्यम पुरुष में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। हमेशा के लिए यदि आपको याद रखना है तो आप एक लाइन याद कर लीजिए, मैं उत्तम तू मध्यम, मैं उत्तम तू मध्यम बाकी अन्य। तो मैं यानी कि मैं जो है शब्द ये हमेशा आपका उत्तम में आएगा और तू मध्यम से हो जाएगा, तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, इस जितने भी शब्द हैं जो द्वितीय व्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं वे हमेशा मध्यम में आएंगे। और इसके अलावा आपके जो भी बचे हुए हैं वह सभी किस में चले जाएंगे, अन्य पुरुषवाचक में। किस में चले जाएंगे, अन्य पुरुषवाचक में। तो आई होप आप इन्हें कभी भी नहीं भूलेंगे। तो मैं उत्तम तुम मध्यम से आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। देखिए उत्तम में क्या आ जाएगा, जैसे मैं, अब मैं के लिए मैं और क्या प्रयोग कर सकती हूँ, हम, मुझे, मुझको, हमारा, ये क्या होंगे उत्तम। और तू मध्यम, तू से तुम, तुम्हें, तुझे, तुझको, तुम्हारे, तुमको, आप और तुम्हारा, ये क्या हो जाएंगे मध्यम। इसके बाद अन्य, जो इसके बाद बचेंगे वो सभी किस में आ जाएंगे, अन्य में। जैसे वह, वे, यह, ये, इसे, इसको, उसको, ये क्या हो जाएंगे, अन्य पुरुष में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम के लिए किया जाता है। तो अब कोई और कुछ यानी कि निश्चित नहीं है, तो संबंध नहीं बता रहा है। अनिश्चय क्या हो जाएगा यहाँ पर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निश्चय नहीं है, यदि कहा जाता कि 2 किलो, 1 किलो, 4 लोग, 3 लोग, तो ये हो जाता निश्चय, तो ये आपका नहीं है। निज अपने लिए प्रयोग किया जाता है, संबंध किसी दो के बारे में बताया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए है पुरुषवाचक सर्वनाम, बी है प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी है संबंधवाचक सर्वनाम और डी है निजवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे, जैसा वैसा, जैसा वैसा, मुझको तुझको, इसका उसका, तो इस प्रकार जो संबंध बनाए जाएं वो क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। यह काम मैं आप कर लूँगा, स्वयं कर लूँगा, क्या कर लूँगा, स्वयं कर लूँगा। तो जब कहीं अपने ही बारे में बात की जाए तो वहाँ पर कौन सा सर्वनाम होता है, ऑप्शन है संबंध, बिल्कुल नहीं बताया गया है। कोई भी यहाँ पर 2 लोग नहीं है, 2 व्यक्ति नहीं है, 2 वस्तु नहीं है, 2 स्थान नहीं है जो संबंध बताया जाए। निश्चय की कोई बात नहीं है कि यह चीज़ निश्चित कर दी गई है, पुरुषवाचक होगा नहीं, क्योंकि मैं उत्तम तुम मध्यम से हमने याद कर रखा है। और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब स्वयं, पास में मैं, स्वयं, खुद, तो मैं यह काम स्वयं कर लूँगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। हिंदी के अन्य पुरुष, अब अन्य पुरुष कौन से थे, तो वह, वे, इसको, उसको, ये सभी क्या थे, अन्य पुरुष थे। तो इसके निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप क्या है, निश्चयवाचक, तो वह, उन, उस, उन्हें। तो इसका निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप क्या होगा। तो देखिए पहली बात तो यहाँ पर वह जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, उन भी निश्चय है, उस भी निश्चय है, उन्हें भी निश्चय है, लेकिन ये अविकारी नहीं है, क्योंकि उनका उन्हें हो जाएगा, उसका उसे हो जाएगा, उन्हें का उनको हो जाएगा, लेकिन वह का वह ही रहेगा। तो इस चीज़ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना आंसर आसानी से निकाल पाएंगे कि ये कैसा हो जाएगा, अविकारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन ए है कौन, बी है कोई, सी है उसने और डी है 10 गुना। तो कौन प्रश्नवाचक है, कोई अनिश्चयवाचक है, उसने अन्य पुरुषवाचक है और 10 गुना क्या हो जाएगा, ये किसी की मात्रा, विशेषण इत्यादि को बताएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। एक सेकंड देख लेंगे, इसे और छोटा करते हैं। हाँ, अब देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से एक संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। एक ऐसा वाक्य है जिसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन है, मेरे हाथ से गिलास गिरा और टूट गया। तो गिरना और टूटना 2 क्रियाएं हो गई। नेक्स्ट देखेंगे, मैं अपने घर में रहूँगा। ठीक है, अगला है आपके सामने स्वस्थ होना, तो तुमको दवाई पीनी पड़ेगी। स्वस्थ होना है तो तुमको दवाई पीनी पड़ेगी। अगला है, लड़का प्रसन्न होकर चलता बना। तो यहाँ पर देखिए 2 क्रियाएं ढूंढिए, तो गिरना, टूटना।
होना है, स्वस्थ होना है, तो दवा पीनी पड़ेगी, तो पीना होना दो क्रियाएं हो गई। लड़का प्रसन्न होकर चलता बना, तो चलना और बनना, चलता बना, कितनी क्रियाएं हो गई? दो क्रियाएं। लेकिन ये आपका ऑप्शन नंबर भी ऐसा वाक्य है जिसमें सिर्फ एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ है, मैं अपने घर में रहूँगा, तो सिर्फ एक क्रिया रहना का प्रयोग हुआ है, इसलिए यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही क्रिया है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो उड़ना कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक है, अपूर्णकालिक है, सकर्मक है या अकर्मक है? तो जरा ध्यान दीजिएगा कि उड़ेगी चिड़िया, और चिड़िया जब उड़ेगी तो उसे कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो जब क्रिया करने के बाद में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा तो वो कैसी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो चिड़िया आकाश में उड़ रही है, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, उठना क्रिया का अकर्मक रूप है। उठना क्रिया का अकर्मक रूप है। ऑप्शन ए है उठवाया, बी है उठाएगा, सी है उठाया और डी है उठना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उठना। अब देखिए उठवाया, उठवाया तो किसी चीज़ को, किसी वस्तु को, यहाँ पर कार्य हो रहा है, कुछ मिल रहा है, किसी अन्य पे कार्य हो रहा है। उठाएगा तब भी कुछ कार्य करेगा, उठाया तो भी कुछ कार्य किया, लेकिन उठना, उठना मतलब वह स्वयं उठ गया और इसके लिए उसने कुछ ऐसा कार्य नहीं किया जो बाहर दिखाई पड़े। जैसे मैंने ये कह सकते हैं एक पेन उठाया, तो पेन उठाने का काम हुआ। मैं पेन उठवाया, मैंने पेन उठवाया, ये भी कार्य हुआ। और मैं पेन उठाऊंगा, ये भी कार्य होगा। और मैंने पेन उठाया, ये भी कार्य हो। लेकिन मैं खुद उठ के खड़ा हो गया, इसमें कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ। तो उठना क्या हो जाएगा? आपका अकर्मक रूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है। काटना, काटेंगे तो कुछ मिलेगा। जैसे मैंने फसल काटी तो हमारे हाथ में कुछ मिला, जो भी फसल काटी वो मुझे मिला, कर्म हुआ। वहाँ पर बोना, कुछ भी हमने बोया, इसका मतलब वो कल को निकलेगा और मेरे हाथ से निकल करके खेत में गया है, तो बोना मतलब एक कार्य हुआ है। धोना, कपड़ों से गंदगी निकलने का कार्य हुआ। लेकिन रोना, रोना में मुझे क्या मिलेगा? रोना में मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो रोना आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इन निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो मैं चला, मैं चला, चलने में क्या है? अकर्मक क्रिया। भाई चल ही तो रहा है, चलता जाए, दौड़ता जाए, उससे कोई कार्य हो रहा है? कुछ कार्य नहीं हो रहा है। वह नहाता है, तो नहाने का भी कोई कार्य नहीं हो रहा। लड़का सो रहा है, सोना भी अकर्मक क्रिया। लड़की सिल रही है, यहाँ पर कोई कार्य हो रहा है, सिल करके एक वस्त्र तैयार होगा और वो दिखाई देगा और वो कार्य प्रारूप प्रत्यक्ष रूप में आएगा। तो लड़की सिल रही है, यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी, अन्यथा आपके सभी अकर्मक क्रिया के उदाहरण हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब देखिए, दौड़ रहा है, दौड़ते जाए, दौड़ते जाए, क्या कार्य हुआ? कुछ नहीं। हंसना, हंसते जाए, हंसते जाए, हंसते जाए, कोई कार्य हुआ? कुछ नहीं हुआ। आना, आ गया, क्या कार्य हो? लेकिन पढ़ना, पढ़ना तो उसने कुछ ज्ञान अर्जित किया। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पढ़ना एक सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न। अब विशेषण और विशेष्य को समझ लीजिए थोड़ा सा। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और विशेषण जिस किसी भी शब्द की विशेषता बताता है, चाहे संज्ञा की चाहे सर्वनाम की, उसे ही हम विशेष्य कहते हैं। अब हम प्राविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसको हम प्राविशेषण कहते हैं। तो आई होप आप चीज़ों को समझ चुके होंगे। तो चलिए अब फटाफट से अपना क्वेश्चन करते हैं। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है, तो काली क्या है? ऑप्शन ए सर्वनाम है, बी है क्रिया है, सी है विशेषण है, डी है प्राविशेषण है। तो काली शब्द क्या हो जाएगा? काली शब्द हो जाएगा विशेषण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी? प्राविशेषण की, तो यहीं अगर प्राविशेषण पूछा जाता तो वह हो जाता आपका बहुत, क्योंकि जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्राविशेषण कहते हैं और वह हो जाएगा आपका बहुत शब्द। यहीं अगर विशेष्य पूछा जाता तो राम की गाय बहुत काली है, तो किसकी गाय काली है? राम की गाय काली है। और विशेषता किसकी बताई गई है? तो गाय की बताई गई है, ना कि राम की बताई गई है। तो गाय क्या हो जाएगी? यहाँ पर गाय हो जाएगी आपकी विशेष्य। गाय क्या हो जाएगी? विशेष्य हो जाएगी। तो आई होप आप चीज़ों को समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सही युग्म पहचानिए। काले टोपी, सुनहरी पत्ता, दुबला पतला लड़का, उड़ता हुआ चिड़िया। तो चिड़िया कभी उड़ता हुआ नहीं बल्कि उड़ती हुई होती है। सुनहरी पत्ता नहीं बल्कि सुनहरा पत्ता होता है। काले टोपी नहीं बल्कि काली टोपी होती है। और दुबला पतला लड़का, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से विशेषण है। प्रपंच,
प्रपंच। प्रपंच क्या हो जाएगा, एक आपका कह सकते हैं संज्ञा शब्द हो जाएगा, प्रपंच करना एक संज्ञा शब्द हो जाएगा। सरपंच, एक 5 लोगों के समूह को सरपंच कहते हैं। जो गांव में एक पंचायत बैठती है वहाँ पर सरपंच होते हैं, तो ये भी आपका संज्ञा में जाएगा। पहुँच, पहुँचना आपका क्रिया में जाएगा। और विशेषण हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। ये क्रम को बता रहा है और इसके क्रम की विशेषता बता रहा है, तो पाँचवा आपका विशेषण हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समुदायवाचक विशेषण है, यानी कि आपका समूह, समुदाय को प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन है चौगुना, तो ये आपका 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, ये एक प्रकार से आवृत्ति या परिमाण को। और चौथा ये क्रम को बता रहा है, चारों और 4, तो ये चारों हो जाएगा जो समुदाय, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा सभी को मिला के समूह को क्या कहेंगे, चारों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ पे देख लीजिए गणनावाचक कौन से होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 10, 15, 18, 1000, 10,000, 15, 20,000, ये सभी गणना हमने कर ली। क्रम से क्या आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 9वां, 18वां, 27वां, ये क्या हो जाएंगे, क्रम में आ जाएंगे। आवृत्ति में आएगा आपका 2 गुना, 3 गुना, यानी कि एक चीज़ की बार बार आवृत्ति। एक का पाड़ा है, एक का हमने फिर 2 गुना कर दिया तो 2 हो गया, तो किसी चीज़ की बार बार आवृत्ति करना ही क्या हो जाएगा, दुगुना, तिगुना, चौगुना, 10 गुना, 5 गुना, 1000वां गुना। और समुदायवाचक हो जाएगा दोनों, तीनों, चारों, आठों, 15, सारे, ये सभी क्या हो जाएंगे, समुदायवाचक। और प्रत्येक बोधक हो जाएगा प्रति एक, एक जाने मतलब प्रत्येक, हर एक, ये सभी क्या हो जाएंगे, प्रत्येकवाचक विशेषण। तो आई होप कि आप इन्हें आसानी से समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, दूसरा लड़का कहाँ गया। वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है, तो दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारी क्रम को बताएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, उत्साह शब्द का विशेषण है। उत्साह, उत्साहित, उत्साह, उत्साही, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्साह शब्द का विशेषण हो जाएगा उत्साहित। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो जहाँ विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है उसी को आपको चुनना है। बच्चे बहुत भूखे थे। बच्चे कितने भूखे थे, बहुत भूखे थे, तो यहाँ पे भूखे की विशेषता, बच्चों की विशेषता क्या है कि वह भूखे थे, और भूखे की भी विशेषता क्या है कि बहुत भूखे थे, तो विशेषण भी है और प्राविशेषण भी है। माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया, तो माँ की विशेषता क्या है कि उसने खाना बनाया, और खाने की विशेषता क्या है कि गर्मा गर्म बनाया। बच्चों ने खाना खाया। माँ ने कहा रोटी लो, माँ ने कहा रोटी लो, तो बच्चों ने खाना खाया, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि खाना आपका संज्ञा हो जाएगी और खाया आपका क्रिया हो जाएगी, बच्चे आपके संज्ञा हो जाएंगे। और वहीं पर जो ऑप्शन नंबर डी था, माँ ने कहा और रोटी लो, तो माँ की विशेषता क्या है कि वह रोटी दे रही है, रोटी की विशेषता क्या है कि और लो, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला जो है प्रश्न में दिया गया है कि संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है, यानी संज्ञा और विशेषण उनकी एक एक जोड़ी दी गई है, जो सही नहीं है वो आपका निकालना है। तो विषय एक संज्ञा शब्द है, पदार्थवाचक संज्ञा, और विषय हो जाएगा विषैला, जो कि आपका बिल्कुल ठीक है। पिता, और पिता से हो जाएगा पैतृक, जातिवाचक संज्ञा है और उसका जो है पैतृक। नेक्स्ट देखेंगे आदि और आदिम, और डी है प्रांत और प्रांतिक। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रांत और प्रांतिक। देखिए, प्रांत प्रांतिक संज्ञा विशेषण जोड़ी में सही नहीं है, इसका शुद्ध रूप प्रांत और प्रांतीय होगा। क्या होगा, प्रांतीय होगा, और जो कि यहाँ पर दिया गया नहीं है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण है, तो भूखे लोग, भूखे लोग, लोगों की विशेषता है कि वह भूखे हैं, लेकिन यहाँ पर कितने भूखे हैं और क्या भूखे हैं इसके बारे में नहीं पता है। सूखे पेड़, पेड़ कैसे हैं, सूखे हैं, ये पेड़ की विशेषता है। सूनी धरती, धरती कैसी है, सूनी है, लेकिन कितनी है, क्या है, ये नहीं पता है। कम आदमी, तो आदमी कितने हैं, कम है, कैसे हैं, कम है, तो यहाँ पर हमें अपना जो उत्तर है वह मिल पा रहा है, कम किसी परिमाण को प्रदर्शित कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से एक विशेषण है शैशव, बी है माधुर्य, सी है आर्थिक, और डी है बचपन। बचपन आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। माधुर्य आपका एक गुण है, और गुण क्या हो जाएगा,
गुण क्या हो जाएगा कि ये भी क्या करेगा कि किसी को जो है प्रदर्शित करता है। माधुर्य भी आपका गुण हो जाएगा, ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ये भी आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पर जो आर्थिक होगा ये आपका विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए, शैशव, माधुर्य तथा बचपन, ये मधुरता से क्या हो जाएगा, माधुर्य का भाव होगा, तो यहाँ पर भी आपकी भाववाचक संज्ञा होगी। तो ये सभी भाववाचक संज्ञा है, जबकि आपका जो आर्थिक है वह विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है, जिसमें क्रिया विशेषण है यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाला। तो मैं कल नहीं जाऊंगा, मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है। तो ये तो कोई भी किसी भी प्रकार की क्रिया ही नहीं हो रही है और ना ही कोई विशेषता बताई जा रही है। लड़का रोते रोते घर पहुंचा, आज शाम को मत आना। तो आना क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर कोई विशेषता नहीं बताई जा रही है। मैं कल नहीं जाऊँगा, मैं कल नहीं जाऊँगा, यहाँ पर भी विशेषता नहीं बताई जा रही है। लेकिन लड़का रोते रोते घर पहुँचा, पहुँचना क्रिया हो जाएगी। कैसे पहुँचा, तो रोते रोते। तो जब हमें दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाए वहीं पर हमारा क्रिया विशेषण होगा। तो पहुँचना क्रिया हो जाएगी, कैसे, तो रोते रोते। तो क्रिया विशेषण ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाला शब्द किसे कहते हैं। विधान करने वाले शब्द, अब विधान करने वाले शब्द का अर्थ है विधि करने, विधि बताना, और किसकी, तो विशेषता की विधि बताना। और विधि बताना मतलब वो कार्य कैसे हो रहा है। तो विधान बताना, विशेषता की विधि बताना ही क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं उन्हें तो विशेषण कहते हैं, और जो विशेषता की विधान बताते हैं कि वह किस प्रकार हुआ है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है, कौन सा विशेषण उपवाक्य है। ऑप्शन ए है, मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ। अगला है आपके सामने कि लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ऐतिहासिक नगर है। ऐसा वाक्य आपको ढूंढना है कि जिसका जो उपवाक्य है वह कैसा हो, तो विशेषण युक्त हो, विशेषण की जो है वहाँ पर अवस्था हो। तो यहाँ पर जब मैं स्टेशन पहुँचा तभी ट्रेन आई। अगला है, मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रहें। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। लखनऊ क्या हो जाएगा, एक शहर का नाम हो जाएगा, जो कि आपकी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी है, क्या, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी। अब उसकी विशेषता क्या है, एक ऐतिहासिक नगर है। क्या है, एक ऐतिहासिक नगर है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी कि लखनऊ की विशेषता क्या है, तो लखनऊ की विशेषता है कि वह एक ऐतिहासिक नगर है और जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो यहाँ पर उसकी विशेषता बताई गई है, इसलिए विशेषता उपवाक्य हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक बार फिर से देख लीजिएगा, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है, में जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, आश्रित उपवाक्य है, विशेषण की तरह कार्य कर रहा है, यह विशेषण उपवाक्य है। अगला प्रश्न है आपके सामने, सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपर्युक्त वाक्य में विशेष्य का चयन कीजिए। तो जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे ही विशेष्य कहते हैं। तो सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर, तो सागर कैसा था, अगाध था। तो पार करने के लिए पुल नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा। उपर्युक्त वाक्य में क्या हो जाएगा आपका, इसमें विशेष्य बताना है। तो सीता हो जाएगा, हनुमान हो जाएगा, सागर हो जाएगा और आकाश हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सागर, अगाध सागर। सागर कैसा, तो अगाध सागर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सागर विशेष्य है और अगाध विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है, यानी कि सागर क्या है, विशेष्य है। सागर संज्ञा शब्द है या सर्वनाम शब्द है। मैंने कहा था संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताएंगे वही विशेषण होंगे, और जो संज्ञा और सर्वनाम है उसको ही हम विशेष्य कहेंगे। तो यहाँ सागर शब्द क्या हो जाएगा, आपकी संज्ञा हो जाएगी, और उसकी विशेषता क्या है कि वह अगाध है। इसीलिए जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य तथा विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर आज हमने जो अपने टॉपिक कंप्लीट किए हैं उनमें क्या क्या कर लिया है कि व्याकरण किसे कहते हैं, साथ ही साथ में हमने क्या देखा है, हमने संज्ञा के बारे में देखा है, हमने क्रिया के बारे में देखा है, सकर्मक अकर्मक के बारे में देखा है, हमने विशेषण के बारे में देखा है, हमने सर्वनाम के
भेद के बारे में देखा है तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। और अगर वचन की बात की जाए सर्वनाम की, तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपके अन्य पुरुष की बात की जाती है। मैं, उत्तम, तुम, मध्यम और बाकी सारे अन्य में आ जाते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेष्य कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। और जो जिन शब्दों की विशेषण विशेषता बता रहा है उनको विशेष्य कहते हैं। तो इस चीज़ को आप बहुत ही ध्यान से समझ लेंगे। तो आज के क्वेश्चन हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। आगे के क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ाई की पोथी से जुड़िए, ताकि आप हिंदी साथ ही साथ जीके, जीएस सभी में अपनी मजबूत पकड़ बना सकें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।